साल 2017 में कुछ ऐसी बॉडीज भी मिली जो किसी इंडियन की लग रही थी। इसके अलावा यहाँ पर पड़ोसी गांव से एक कपल घूमने आए थे, पर दोनों के दोनों लापता हो गए। करीब 70 सालों बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब दोनों की बॉडीज बाहर निकल आई। 70 सालों बाद भी बॉडीज बिल्कुल सही कंडीशन में थी। इवन वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ सोल्जर्स की बॉडी भी वहां पर मिली और उनके सबूत यहाँ से मिल चुके हैं। तो आखिर ये सब चीजें बर्फ के अंदर से कैसे निकल रही थी, जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित माउंट ब्लैंस हिल, पिछले कई सालों से यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें मिलने लगी। साल 2016 में बर्फ में दबा एक बैग मिला जिसमें कई सारे टॉप सीक्रेट पेपर भरे हुए थे। न्यूक्लियर पावर के बारे में भी बहुत सारी दस्तावेज मिले। यहाँ पर एक ऐसे पेपर का टुकड़ा भी मिला जो 20 जनवरी 1972 को इंडिया में छपा हुआ था। यह पेपर का टुकड़ा लगभग 50 सालों से बर्फ में दबा हुआ था। साल 2017 में कुछ ऐसी बॉडीज भी मिली जो किसी इंडियंस की लग रही थी। इसके अलावा 2013 में एक मेटल का बॉक्स भी मिला जिसमें ढेर सारे कीमती पत्थर भरे हुए थे। साल 1962 जब इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ, इसके 2 साल बाद ही चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। यह टेस्ट भारत के लिए एक खतरे की निशानी थी, पर इन सब को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए होमी जहांगीर बाबा लगे हुए थे, जिन्हें आज हम फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने आज़ादी से पहले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था और 1964 में पब्लिकली ये अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हम 18 महीनों के अंदर ही न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर लेंगे। 20 जनवरी 1966 होमी जहांगीर बाबा अपने न्यूक्लियर पावर के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लंदन ले जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एयर इंडिया फ्लाइट 101 में टिकट लिया। इस प्लेन को कंचनजंगा के नाम से भी जाना जाता है। एयर इंडिया फ्लाइट 101 को बॉम्बे से दिल्ली, इसके बाद बेरूड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन जाना था। प्लेन में 106 यात्री और 11 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन सही सलामत बॉम्बे से दिल्ली पहुंच गया और फिर बेरूड से होते हुए जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की ओर बढ़ने लगा। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था। घने बादलों के कारण आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर जेनेवा एटीसी लगातार प्लेन को गाइड कर रहे थे। प्लेन अब धीरे धीरे जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। एटीसी ने कहा कि आप 18,000 की एल्टीट्यूड पर आकर जेनेवा एयरपोर्ट के लिए डिसेंड करें। एटीसी लगातार रेडियो पर फ्लाइट 101 को गाइड कर रहे थे, लेकिन अचानक से प्लेन का कनेक्शन टूट गया। एटीसी ने फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, पर पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। एयर इंडिया 101 के साथ आखिर क्या हुआ, यह किसी को भी पता नहीं था। हो ना हो ये प्लेन कहीं क्रैश हुआ होगा। प्लेन के लास्ट लोकेशन के अनुसार पायलट से आखिरी बातचीत तब हुई थी जब यह प्लेन माउंट ब्लैंस के ऊपर फ्लाई कर रहा था। हो ना हो ये प्लेन उसी हिल्स को टकराया होगा। अब बचाव दल के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उतनी ऊंचाई तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। ये पर्वत इतनी खड़ी चढ़ाई पर है कि वहां तक चढ़ाई करके क्रैश पॉइंट को खोजना बहुत ही मुश्किल था। 1966 में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और ना ही जीपीएस या इंटरनेट। कुछ प्लेन्स को हिल के ऊपर से उड़ाया गया इस उम्मीद से कि शायद क्रैश पॉइंट का लोकेशन मिल जाए, पर मौसम की खराबी की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचने में असमर्थ रही। हादसे के दौरान अगर कोई जिंदा भी बचा होगा तो कड़ाके की ठंडी में मौत तो निश्चित थी। हालांकि घटना के कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम किसी तरह से पर्वत के ऊपर चढ़ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बर्फ के सफेद चादर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से लगातार बर्फ गिरने से कुछ ही घंटों में प्लेन बर्फ की चादर में दब गया। इसलिए रेस्क्यू टीम को कहीं पर भी प्लेन का मलबा दिखाई नहीं दिया। कई दिनों के खोजबीन के बाद भी प्लेन का महज कुछ ही हिस्सा रेस्क्यू टीम को मिल गया। बाकी प्लेन का इतना बड़ा मलबा कहाँ गायब हो गया, यह सबको हैरान कर देने वाला मंजर था। महीनों सालों तक खोजबीन चलती रही,
117 लोगों में से बस गिने चुने बॉडीज को ही खोजा जा सका और बस प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े ही मिल पाए। पूरा प्लेन और प्लेन में बैठे सारे यात्री गायब हो गए। प्लेन का ब्लैक बॉक्स जो पूरे केस की गुत्थी सुलझा सकता था, वो ब्लैक बॉक्स भी बर्फ में कहीं दफन हो गया था। सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक अनुमानित रिपोर्ट जारी किया। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार एटीसी को फ्लाइट 101 का एक्यूरेट लोकेशन पता ही नहीं था, क्योंकि प्लेन का VOR रिसीवर ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब ये VOR रिसीवर क्या होता है, चलिए इसके बारे में बेसिक डिटेल को देखते हैं। ग्राउंड में एक ट्रांसमीटर होता है जो 2 रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। एयरक्राफ्ट में लगा एंटीना इस रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है। इसके बाद इस प्रोसेस में लगे समय के अनुसार यह पता चल जाता है कि प्लेन का लोकेशन कहां पर है। हालांकि इसका रिफ्रेश रेट बहुत ही कम होता है, मतलब प्लेन का लोकेशन थोड़ा लेट पता चलता है। इसीलिए एटीसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर प्लेन का लोकेशन क्या है। वो पूरी तरह से पायलट पर ही डिपेंड थे। पायलट जो कह रहे थे उसी को सही लोकेशन मानकर एटीसी उन्हें गाइड कर रहे थे। एटीसी ने कहा कि पर्वतों को पार करके प्लेन की एल्टीट्यूड को डाउन करो, लेकिन मौसम की खराबी के कारण पायलट को पता ही नहीं चल पाया कि हमने पर्वत को पूरी तरह से पास किया है या नहीं। प्लेन अब धीरे धीरे 19,000 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। माउंट ब्लेंस की कुछ चोटियों की ऊंचाई 15,000 फीट से भी अधिक है। पायलट को लगा कि प्लेन पर्वत के ऊपर से होते हुए गुजर चुका है, लेकिन सच तो यह था कि अभी भी कुछ हिस्सों को पार करना बाकी था। पर अफसोस, पायलट ने प्लेन की एल्टीट्यूड को डाउन करना शुरू कर दिया था। प्लेन बादलों को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक पायलट को सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया और फिर क्या, एक बड़े धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। एटीसी प्लेन की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इन्वेस्टिगेशन टीम का यह मानना था कि यह टक्कर इतनी जोरदार रही होगी कि यह प्लेन फिसलते हुए नीचे की ओर आने लगा होगा और टकराव के कारण बर्फ का विशाल ढेर खिसकते हुए प्लेन के साथ साथ नीचे आना शुरू हो गया होगा। प्लेन का ज्यादातर मलबा और यात्रियों की बॉडीज बर्फ में दब गए। शायद इसीलिए क्रैश पॉइंट को बर्फ में ढूंढना मुश्किल हो गया। प्लेन में मौजूद होमी जहांगीर बाबा का टॉप सीक्रेट पेपर भी बर्फ में कहीं दब गया। समय के साथ साथ बर्फ बढ़ता गया और एयर इंडिया प्लेन के सारे सबूत बर्फ की चादर में कहीं दफन हो गए। आज भी हम ये पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते कि असल में हुआ क्या था इस प्लेन के साथ। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघलने लगा और एयर इंडिया का विमान जो सालों पहले बर्फ में दब चुका था, आज धीरे धीरे उसका मलबा बाहर निकल रहा है। कभी एयर इंडिया फ्लाइट का मेटल बॉडी का हिस्सा मिलता है, तो कभी न्यूज़पेपर जिसमें महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी का न्यूज छपा था। एयर इंडिया से पहले भी दूसरे एयर इंडिया का विमान यहीं पर कहीं क्रैश हुआ था। समय के साथ साथ इस प्लेन का मलबा भी यहाँ से निकलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर पड़ोसी गांव से एक कपल घूमने आए थे, पर दोनों के दोनों लापता हो गए। करीब 70 सालों बाद जब बर्फ पिघलने लगी, तब दोनों की बॉडीज बाहर निकल आई। 70 सालों बाद भी बॉडी बिल्कुल सही कंडीशन में थी। इवन वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ सोल्जर्स की बॉडी भी वहां से मिल चुकी है और उनके सबूत भी वहां से मिल चुके हैं। तो ये थी एयर इंडिया फ्लाइट 101 की कहानी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। लेकिन दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।